गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एलडीसी हाई कोर्ट के न्यू जो है हमारे बैचेस 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और जो हमारा एग्ज़ाम यानी फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो आपकी 22 अगस्त से है। तो काफ़ी सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 2017 के अंदर सिलेक्ट हुए थे हाई कोर्ट में, उनके रिलेटिव्स और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जिनका कहना था कि मैम एलडीसी और सीईटी का आप बैच स्टार्ट कीजिए, तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि 21 अगस्त से हमारे जो न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी जो है स्टूडेंट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का जो सेशन है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि एलडीसी जो है हाई कोर्ट की वैकेंसी है, इसके अंदर कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, उसके अलावा क्या हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, क्या हिंदी का सिलेबस है, उसके साथ साथ क्या जीके का सिलेबस है, उसके ऊपर एक ब्रीफ हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं बात करूं आप सभी का, तो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस के लिए ग्रेड अप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि एलडीसी जो है हाई कोर्ट की वैकेंसी जो डिक्लेयर हुई है उसकी टोटल जो है पोस्ट उसमें दी हुई है 2756, यानी कि ये पोस्ट हमारी डिक्लेयर की गई हैं। उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, दैट इज़ ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस कंप्यूटर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी RSCIT का आपका कोर्स आपके पास होना चाहिए, यानी RSCIT का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो है मेन क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए। यहीं पर मैं बात करूं अगर एज लिमिट क्या रहती है और रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, तो एज लिमिट जो है वो यहाँ पर जर्नल के लिए जो फॉर्म फिल करने की एज है वो है 18 टू लास्ट जो एज है दैट इज़ 40। उसके साथ साथ जो बाकी जो कैटेगरी है दैट इज़ SC ST और उसके अलावा EWS और उनके अंदर क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि फॉर्म फिल करने की जो एज है वो 18 से स्टार्ट है और 40 यानी प्लस 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा कुछ रिजर्व्स जो हैं डिफेंस पर्सोनेल उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है 18 से स्टार्ट है प्लस 10 प्लस यानी कि ईयर्स आपको 40 ईयर में जोड़ना है, यानी कि 50 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही एक अच्छी बात ये है कि विडो और जो डाइवोर्सी हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं दी गई है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और ये एज कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहीं पर मैं बात करूं एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी फॉर्म फिल करने की जो डेट दी गई है दैट इज़ 22 अगस्त। 22 अगस्त से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट दी गई है दैट इज़ 22 सितंबर दी गई है, तो यानी कि आपको 1 मंथ का टाइम प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया है। लेकिन आप लास्ट डेट के लिए नहीं बैठे रहेंगे, आपको जो है जल्दी ही फॉर्म अपना फिल करना है। और यहाँ पर मैं बात करूँ फॉर्म की जो फीस है वो दैट इज़ कैटेगरी वाइज है 450 फॉर जनरल OBC और EWS और 250 रुपीज़ जो है SC ST के लिए दी गई है। और एग्ज़ाम डेट है जो टेंटेटिव है, यानी कि अभी फिक्स नहीं है, नवंबर और दिसंबर जो मंथ है उसके अंदर आपकी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। यहाँ पर बात करूँ सैलरी की, तो प्रोविज़न जो पीरियड है 2 ईयर का उसके अंदर 14,600 आपकी सैलरी रहेगी और उसके बाद आपका पे मैट्रिक्स जो L5 होगा उसके अंदर सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए रहेगी जो 20,800 से स्टार्ट होके 65,900 तक रहेगा। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा बच्चों। तो यहीं पर मैं बात करूं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म तो हमने फिल कर दिया है और हमारा जो है एलडीसी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और आप किस तरीके से सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले और सेकंड जो होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर हम बात करें अगर सिलेबस की और साथ साथ रिटन टेस्ट जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन पेपर होगा आपका। जो सिलेबस है वो हिंदी, इंग्लिश और जीके यानी कि 3 आपके जो है सिलेबस
डाले गए हैं यहाँ पर। जिसके अंदर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी का जो है मार्क्स यहाँ पर 100 हैं। उसके साथ साथ बात करें अगर क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चंस हैं वो 50 हैं और ईच क्वेश्चन यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। इंग्लिश के लिए भी सेम 100 मार्क्स 50 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा आपका। उसके साथ साथ बात करूं जीके का, सेम पैटर्न 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच जो है क्वेश्चन, तो आपके 100 जो है मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तीनों का इक्विवेलेंट ही रखा है इन्होंने। उसके साथ मैं बात करूं यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो है कितने आने चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, तो जो कैटेगरी वाइज दिया गया है कि SC ST जो है, उसके अलावा फिजिकल जो है कैंडिडेट, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 120 मार्क्स मिनिमम चाहिए और रिमेनिंग के लिए 135 मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे मिनिमम इस पेपर को, फर्स्ट रिटन पेपर को पास करने के लिए। उसके साथ जो ड्यूरेशन दिया गया है वो 2 आवर्स का, यानी कि तीनों जो हमारे सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश और जीके, उसके लिए जो हमारा टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 आवर्स का यानी कि दिया गया है। साथ में आपको ये इसके अंदर बहुत एक अच्छी चीज़ भी है और मैं कह सकती हूँ कि बुरी चीज़ भी है। वो क्या हो सकती है कि इस पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। इस चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस कर दो। नहीं, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश और जीके के अंदर आप वो क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, यानी कि जिनका आंसर आपको एप्रोप्रिएट पता है। आप जो नेगेटिव मार्क नहीं है उसके चक्कर में क्या होता है, कभी कभी हम बहुत लीनियंट हो जाते हैं और हमारा जो माइंड है उसी अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाता है। तो हम सारे जो क्वेश्चन, जो कई बार क्या होता है बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर हमें आता है और हम उस क्वेश्चन को जो है गलत कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमारा माइंड सेटअप होता है कि हमें वही क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करने हैं जिनका आंसर हमें आता है। तो आपको यहाँ पर भी वही चीज़ फोकस करनी है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास टाइम बचता है उसमें आप लोग जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी OMR को फिल करेंगे। अब यहीं पर मैं बात करूं इंग्लिश का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि हमारा सब्जेक्ट है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रॉपर तरीके से, और इंग्लिश का मेरी श्योरिटी रहेगी कि आपके जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सिलेक्ट हुए हैं और इंग्लिश का उनका मार्क्स का जो रहा 100 में से काफ़ी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 90, 95, 96, 98 इस तरीके से भी मार्क्स आए थे। तो आप लोग निश्चिंत होकर ज्वाइन करें। बहुत सारे लोगों का LDC के जैसे भर्ती आई है तो कहते हैं मैम जीके तो हम पढ़ लेंगे, हिंदी भी कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इस तरीके से यानी कि इंग्लिश से डर लग रहा है या इंग्लिश का पोर्शन उनको लगता है कि टफ है या उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप सेपरेट बैच इंग्लिश का भी LDC के लिए ज्वाइन कर सकते हो। बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए भी आपका जो है बैच हमारा स्टार्ट होगा, जो कि मैंने आपको डेट बताई है, यानी कि 21 अगस्त से आपका। और जो टाइमिंग रहेगा बैच का वो 10 बजे से रहेगा। और सेपरेट बैच अगर आप इंग्लिश का ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि ग्रामर का जो पोर्शन है इंग्लिश के अंदर, उसमें क्या क्या आएगा आपको जिस पे फोकस करना है। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश का आपका जो सिलेबस है उसके अंदर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या सेंटेंस जो है करेक्शन दिया गया है। अब इसमें मैं बात करूं कि काफ़ी सारे मेरे पास बच्चे आते हैं कि मैम इंग्लिश का सिलेबस छोटा है, आप ये बताइए पहले तो कि कितने दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि ये जो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, उसमें कंप्लीट ग्रामर यानी कि कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक आ जाते हैं। तो आप जो है इसमें जो लिखा हुआ है सिलेबस उस पर फोकस ना करके जो आपको बता रही हूँ मैं कि इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है तो वैसे ही आपको वर्कआउट करना है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ग्रामर के या फिर पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। इसके अंदर पूरा आपके चैप्टर आएंगे, जैसे कि टाइम एंड टेंस हो गया, उसके अलावा आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, ये प्रॉपर वे में आपको क्लियर है तो सेंटेंस जो है इम्प्रूवमेंट वो आप आराम से कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बात करूं सेंटेंस
कि सीक्वेंस की, उसके अलावा जो टेंस है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि टेंस तो है ही अपने, और सीक्वेंस ऑफ टेंस भी पूछा गया है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई क्लॉज अगर आते हैं तो उन दोनों क्लॉजेस के अंदर टेंस का क्या पैटर्न रहता है या क्या सीक्वेंस रहता है। प्रेजेंट के साथ जो है फ्यूचर आएगा, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट, या पास्ट के साथ पास्ट आएगा, पास्ट के साथ फ्यूचर कब आएगा, कौन सी सिचुएशन में आएगा, उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इंग्लिश वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से फोकस करना। उसके लिए मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगी तो सारी डिटेल आपको क्लियर हो जाएगी। उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन है, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, और ये पोर्शन जो है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ये जो पोर्शन है आपका स्कोरिंग रहता है, दैट इज़ एक्टिव टू पैसिव, वो ये आप जर्नल वे में करते आए हुए हैं। उसके साथ साथ जो सेकंड आपका वॉइस के बाद जो चैप्टर आता है दैट इज़ नरेशन, और नरेशन दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये पोर्शन भी, ये दो मैं पोर्शन कह सकती हूँ जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं। इसके अंदर तो अपने नंबर कटने नहीं चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, और वर्कआउट आप अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये वाले पोर्शन में भी आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं इंग्लिश में। डरना नहीं है, सबसे पहले तो ये अपने माइंड से एक थॉट निकालना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपको आ सकती है, आप पढ़िए सबसे पहले, है ना। इसी के साथ बात करें अगर और चैप्टर्स की, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं चैप्टर्स सिलेबस के अंदर अपने इंग्लिश में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, तो उसके अंदर आता है असर्टिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना, या अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बदलेंगे किस में, नेगेटिव सेंटेंस में। एक्चुअल में इसके भी टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस देयर आर 5 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर ये एक दूसरे में चेंज करना आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। मेरे ऐसे के ऐसे सेंटेंसेस जो है एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको इस पोर्शन को भी ध्यान रखना है और टेंशन नहीं लेनी है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करवाएंगे। उसके साथ साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस, या फिर आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस, जो टाइप होते हैं 5, उसको पूछा जाएगा। और वाइस वर्सा का मतलब होता है आपका जिस तरीके से इंटरोगेटिव को आपको किस में बदलना है, असर्टिव में, वैसे ही असर्टिव को इंटरोगेटिव में बदलना है, इसे वाइस वर्सा कहते हैं। ये सेम वही बात हो गई कि आपको उल्टा सीधा चेंज करना है। उसके साथ अगर नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं इंग्लिश का, दैट इज यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग, उनसे रिलेटेड जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और उसके अलावा सेंटेंस फिलर्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। डिटर्मिनर्स, दैट दिस चैप्टर इज नोन एज एडजेक्टिव के अंदर आता है। तो आपका ये जो चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच का ही पोर्शन रहेगा। प्रपोजिशन तो है ही अपना चैप्टर, ये इसके अंदर भी काफ़ी सारे जो है फिक्स प्रपोजिशन की कंडीशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आप यूज़ करेंगे, वो सारा एक कंप्लीट अपना प्रपोजिशन का चैप्टर रहेगा। उसके बाद बात करती हूँ इंग्लिश में नेक्स्ट जो चैप्टर है एलडीसी में जो दिया गया है, दैट इज करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में इन्होंने क्लियर तो किया है कि जो हम चैप्टर पूछेंगे दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। उसके साथ साथ मैं बात करूं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव वाला पोर्शन देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया है। तो मैंने वही कहा कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो चैप्टर्स हैं वो आपको प्रॉपर वे में क्लियर होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्लियर करना है तो आपको नाउन के रूल, प्रोनाउन के रूल आपको ध्यान होने चाहिए, वर्ब के रूल, एडजेक्टिव के रूल, कि किस टाइप से नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, उससे रिलेटेड जो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। उसके अलावा कनेक्टिव्स, इस चैप्टर को जो है आप देखेंगे तो ग्रामर में कंजंक्शन कहा जाता है, और कनेक्टिव्स भी कहते हैं यानी कि जोड़ने वाले, जैसे एंड है, नॉर है, बट है, यट है, इनका किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ बात करूं वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, यानी आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को हम जर्नल वे में भी यूज कर देते हैं, जैसे रिपीट के साथ अगेन यूज कर लिया है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को हम जिन्हें अननेसेसरी सुपरफ्लुअस वर्ड की सिचुएशन में रखते हैं, है ना, वो आपसे उनसे रिलेटेड सेंटेंस जो है करेक्शन पूछा जाएगा। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में, आपको मैं क्वेश्चंस काफ़ी सारे करवा दूंगी, तो ये जो है चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद बात करूं कि जो सेकंड पोर्शन मैं डिवाइड करती हूँ आफ्टर ग्रामर, दैट इज वोकैबुलरी। और वोकैब को मैं सबसे इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि आप वोकैब अगर पढ़ते हैं बहुत अच्छे से तो आपको ग्रामर वाला पोर्शन भी बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। वोकैबुलरी के अंदर जो आएगा वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है मैम ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ लें, सिनोनिम, एंटोनिम और ये यानी वोकैब वाला पोर्शन छोड़ दें। तो आपको कभी भी वोकैब वाला पोर्शन नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि वोकैब का पोर्शन अगर आपका बहुत अच्छा है तो मैंने अभी कहा कि ग्रामर का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग वोकैब पे फोकस जरूर करें। अब बहुत सारे ये भी स्टूडेंट्स का कहना होता है कि वोकैब बहुत अनलिमिटेड है, बहुत सारी है, कौन सी याद करें। तो मैं जो क्लास में आपको लिखवाऊंगी उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि जो मैं लिखवाती हूँ उसके अंदर वो जनरल वर्ड्स ही होते हैं जो सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, और मेरे लिखवाए हुए वर्ड्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम में ना। तो आपको पढ़ना है मैम, या हम बात करें टारगेट हमारा कि जितने ज़्यादा वर्ड्स को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनको कोशिश करेंगे। जो याद यानी बहुत सारे हैं उस चीज़ के ऊपर अगर हम बैठे रहे तो हमारा ये वोकैब वाला पोर्शन खराब हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी आप वर्कआउट कर सकते हो डेली का मैं लिखवाती हूँ क्लास के अंदर, तो आप जो है डेली के वर्ड्स पर फोकस कीजिएगा। तो सिनोनिम्स, समानार्थी, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, ये आपका चैप्टर इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि वोकैब के अंदर पोर्शन दिया गया है। उसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनका भी फिक्स है बेटा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे जो मतलब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से अगर लिमिटेड भी चेक कर लेते हैं तो उनमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके साथ साथ बात करो प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो ये मैं चैप्टर बहुत डिटेल में वैसे ही पढ़ाती हूँ, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ साथ आप रूट वर्ड्स पर भी अगर फोकस करते हैं तो ये पोर्शन इजी वे में आपका क्लियर हो जाएगा, और इनके काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स मैं आपको अलग से लिखवाऊंगी। कंफ्यूजिंग वर्ड्स यानी कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे इनमें क्या डिफरेंस है ना। अभी जैसे हम ऑपोजिट देख रहे हैं और अपोजिट है, इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। उसके साथ साथ कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट से भी ज़्यादा। जैसे मेरे जो क्वेश्चंस थे लॉस और लूज, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 का जो पेपर था उसके अंदर पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो आपको जो है ध्यान रखना है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी मैं बहुत सारे आपको लिखवाऊंगी। यहीं पर मैं बात करूं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिन्हें हम कहते हैं आप मुहावरे, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। ये भी बहुत सारे हैं हालांकि, लेकिन आप इनमें से भी कुछ स्पेसिफिक जो है जो जर्नल वे में पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, उन पे फोकस करेंगे तो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला भी पोर्शन आराम से हो जाएगा। बट अपने पास जो टाइम है, नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होगा, और अगर मेरा बैच स्टार्ट होता है 21 अगस्त से, तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग फर्स्ट डे से ही क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। इसीलिए आप 21 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि फर्स्ट डे की जो क्लास होती है और सेकेंड डे की जो क्लास होती है वो बहुत बेसिक से स्टार्ट होती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ग्रामर वाला पोर्शन या इंग्लिश का पोर्शन जो है वीक है या उनको प्रॉब्लम है, तो आप फर्स्ट डे से ही क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा मेरी। और हमारा ये जो वोकैब का सेशन है, अगर मैं मानती हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर या दिसंबर में भी होता है, तो 3 मंथ्स अप्रॉक्स ले लें, तो 3 मंथ्स का मतलब 90 डेज, और 90 डेज में भी अगर आप बात करें डेली के हम वोकैब पे 10 वर्ड्स या 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स या इडियम्स एंड फ्रेजेस पे भी वर्कआउट करें, तो हमारे पास बहुत सारे जो है एक कलेक्शन हो जाएगा और उन्हीं में से ऑलमोस्ट पूछ लिए जाएंगे। तो आपको जो डेली वर्कआउट है वो ज़रूर करना है, और मेरी जो क्लास होती है यही कहती हूँ मैं कि आपको डेली अटेंड करनी है, यानी कि स्किप नहीं करनी है, अगर आपको इंग्लिश रियल में सीखनी है या इंग्लिश के अंदर आपको स्कोर करना है। उसके साथ साथ जो मेरा प्रैक्टिस बैच रहता है उसको भी ज़रूर आपको अटेंड करना है, यानी कि जो भी पेपर लेती हूँ मैं उसके साथ साथ आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ वो आपको
ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों के अंदर ज्वाइन करना, जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। तो आपका ये वोकैब वाला पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस आपका साथ साथ ग्रामर भी चलेगा, तो वो वाला पोर्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। इसी के साथ मैं अगर बात करूं, पहले जो एलडीसी का सिलेबस था उसके अंदर जो है आपके लेटर वाला पोर्शन भी डाला हुआ था, लेकिन इस बार जो है लेटर वाला पोर्शन इन्होंने जो सिलेबस दिया है उसके अंदर लेटर वाला पोर्शन नहीं डाला गया है। तो ये एक आप समझ लीजिएगा, एक पोर्शन आपका कम हो गया, तो आपके पास दो पोर्शन ही बचते हैं, एक तो वोकैब का पोर्शन और एक ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। पहले लेटर भी डाला गया था जिसमें आपके पूरे लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेंडर, थर्ड डे, ऑफिशियल, ऑफिशियल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये टाइप के जो लेटर्स थे। इस बार इन्होंने जो सिलेबस डाला है उसके अंदर इन्होंने ये क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। पर मैं बात करूं अगर आ जाए, जैसे टाइपिंग वाले पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस पोर्शन को भी आपको बता दूंगी। हालांकि जो सिलेबस इन्होंने इंग्लिश का डाला है उसके अंदर ये वाला पोर्शन नहीं दिया है। ओके, उसी के साथ मैं बात करूं कि आपका हिंदी का सिलेबस जो है सेम इंग्लिश के जैसा ही है, इसका भी आपका प्रॉपर क्लास चलेगा हिंदी के लिए। और हिंदी का अगर मैं सिलेबस थोड़ा सा ब्रीफ में ही बात करूं, क्योंकि मैं मेनली आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, लेकिन हिंदी का भी मैं बता देती हूँ आपको सिलेबस कि क्या रहेगा। सेम ही है इंग्लिश के जैसा, यानी कि संधि है, संधि के भेद हैं और संधि विच्छेद पूछा जाएगा आपसे। समास के भेद हैं, विग्रह और समासिक पदों की रचना जो है वो आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर। उपसर्ग जैसे आपके वहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी इंग्लिश के अंदर है, वही सेम आपके हिंदी के अंदर भी ये डाला गया चैप्टर, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स जो है क्वेश्चन। और पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम हिंदी के अंदर जो है डाला गया है, और जैसा कि आपका इंग्लिश में भी पोर्शन सेम आपका पैटर्न दोनों का ऑलमोस्ट रहता है, सिमिलर सा ही। और उसके अलावा विलोम शब्द, सिनोनिम और एंटोनिम की बात कर लें। अनेकार्थी शब्द जिन्हें हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेम हिंदी के अंदर भी आपके चैप्टर डाला गया। हिंदी बहुत सारे लोगों को ईजी लगती है, नो डाउट। उसके अलावा बात करें शब्द युग्म और शब्द शब्द जो होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि ये चैप्टर आपके अंदर हिंदी में डाला गया। और शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये भी चैप्टर आपके दिया गया है। यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन और वर्ड्स का करेक्शन, तो आपके इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही पोर्शन डाला गया है। वाच्य है और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। मुहावरे यानी कि लोकोक्तियाँ, यहाँ पर लोकोक्तियाँ एक्स्ट्रा डाली गई हैं, मतलब अपने इंग्लिश के अंदर जो पोर्शन था उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस था, और इसके अंदर हिंदी में जो है लोकोक्तियाँ और हैं जिनको हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके अंदर प्रोवर्ब्स नहीं दी गई हैं, है ना, इसमें और इसमें भी फर्क होता है। तो लोकोक्तियाँ यहाँ पर डाली गई हैं और अपने इंग्लिश के सिलेबस में ये नहीं है, मतलब चैप्टर नहीं है आपका वोकैब का पोर्शन। उसी के साथ बात करते हैं अगर जीके का पोर्शन, तो जीके का जो है सिलेबस उसके अंदर आपका रहेगा, जो आप पढ़ेंगे क्लास के अंदर, दैट इज़ करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट से आप जरूर अवेयर रहें, डेली आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ें। उसके अलावा क्लास भी होगी, जैसे हर संडे हर सैटरडे को हमारी करंट की क्लास रहेगी। 6 वीक्स के अंदर जो भी करंट के क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको प्रॉपर क्लास मिल जाएगी, तो आप करंट से बहुत अच्छे से अवेयर रहिएगा। साथ में बात करें कि जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेस, ये मेनली राजस्थान के पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपका ये भी चैप्टर प्रॉपर वे में ग्रेड अप में कराया जाएगा। और मैं बात करूं तीसरा जो है पोर्शन जीके का ही, दैट इज हिस्ट्री और कल्चर ऑफ राजस्थान। तो मेनली जो है एलडीसी के अंदर जो सिलेबस है वो आपका राजस्थान की जीके ही डाली गई है। तो ये मैंने एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताया कि किस तरीके से आपका सिलेबस है, कितनी आपकी पोस्ट है, और जो आपका क्लासेस रहेंगी वो किस तरीके से रहेंगी। और जिन भी स्टूडेंट्स का मैंने पहले ही बोला है कि इंग्लिश का अगर प्रॉब्लम है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत होकर आप ज्वाइन कीजिएगा। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो 2017 का जो मेरा फर्स्ट बैच था उसके अंदर बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, अभी जॉब कर रहे हैं। तो उनका ही था, रिलेटिव्स का भी था कि मैम आप सेपरेट बैच ज़रूर एलडीसी का स्टार्ट कीजिए। और हमारा सीईटी का जो बैच है ग्रेड अप क्लासेस के अंदर, सीईटी का भी बैच आपको मिल जाएगा। उसका भी जो है 21 तारीख से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सीईटी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम क्लास में मिलते हैं फिर 21 अगस्त को। आप
निश्चिंत होकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के बैचेस के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।